अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो जो है वो फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर है। लास्ट टाइम हमारी पिछली वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर बात की थी कि कंपनी जो है वो कौन कौन से रिसोर्सेज एक्वायर करती है और उन रिसोर्सेज को एक्वायर करते हुए फाइनेंशियल मैनेजर की कंसिडरेशन क्या होती है, कौन सी बातें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर वो ये डिसाइड करते हैं कि एसेट जो है वो करंट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी या हमारी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसेट्स हमें चाहिए, हमने डिसाइड किया उनकी क्या डिवीजन होगी, प्रोपोर्शन क्या होगा, उस तमाम के लिए जो है वो पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, कौन कौन सी सोर्सेज होंगी जहाँ से हम पैसा हासिल करेंगे, फाइनेंसिंग हासिल करेंगे, उन सोर्सेस से रिलेटेड जो है वो क्या कंसिडरेशंस हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर अपने सामने रखेंगे और कौन से रिस्क डिफरेंट सोर्सेस से एसोसिएटेड हैं और जो है वो उन रिस्क को हम किस तरह से मिनिमाइज करते हैं। लेट्स बिगिन आवर वीडियो। दिस इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड जो है वो फाइनेंसिंग को शो करती है। ये हमें बताती है कि कंपनी के पास जो है वो फाइनेंसिंग कहाँ से आई और उसके अंदर दो मेजर कैटेगरीज हैं और उनके अंदर जो है वो सब अकाउंट्स हैं। हर अकाउंट की बैलेंस जो है कितने किस सोर्स से आया वो हमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ होता है। सो लायबिलिटी इज द अमाउंट जो कि हम क्रेडिटर्स से ले रहे होते हैं, हम बोरो कर रहे होते हैं। उन जितनी भी हमारी बोरोइंग जो है ऑप्शंस हैं वहां से हम पैसा एक्वायर करते हैं। ओनर जो है वो अपनी सेविंग अपनी पॉकेट से पैसा लेकर आते हैं और ये पैसा जो है ये हमारे एसेट्स को एक्वायर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में दो मेजर कैटेगरीज हैं, डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम यहाँ पर जो है वो फिलहाल एक सोर्स डेप्ट को रखते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग में हमारे पास जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर दो तरह की स्टॉक्स या शेयर्स होते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक। तो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या तो हम बोरो करेंगे, डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगे, या फिर हम जो है वो इक्विटी फाइनेंसिंग प्रेफर्ड स्टॉक या कॉमन स्टॉक के थ्रू कर रहे हैं। ये दोनों ही सोर्सेज जो हैं वो बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं और अपने एसेट्स को एक्वायर करते हैं। कोई भी बैलेंस शीट ऐसी नहीं होगी जिनमें आपको जो है वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ फाइनेंस मिले। इक्विटी फाइनेंसिंग के बगैर जो है आपको कभी भी क्रेडिटर फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे। वो ये कहेंगे कि जब ओनर ने अपने पैसे इस में इन्वेस्ट नहीं किए हैं बिजनेस के अंदर, तो हम जो है वो अपना पैसा क्यों लगाएं। रिस्क जो है वो तमाम का तमाम क्रेडिटर जो है वो बेयर करने के लिए तैयार नहीं होते। डेट फाइनेंसिंग की जहां तक हम बात करते हैं तो जब ओनर्स अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डेट फाइनेंसिंग की तरफ भी देखते हैं, मजीद पैसा उनको जो है वो चाहिए होता है ताकि वो अपने बिजनेस को ज्यादा लार्जर स्केल की तरफ लेके जाए। दूसरी बात ये है कि डेट फाइनेंसिंग जो है वो इक्विटी फाइनेंसिंग के मुकाबले में चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है या लेस एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है। यस, ये चीज आपके लिए शायद सरप्राइजिंग हो, क्योंकि इक्विटी फाइनेंसिंग बहुत सारे लोग जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है या जो फॉर्मली इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, उनको ये लगता है कि जब ओनर अपनी पॉकेट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस को कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ी, ओनर का अपना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा दिया। लेकिन जब हम बोरो कर रहे हैं तो फिर हम कॉस्ट पे कर रहे हैं। कौन सी कॉस्ट? इंटरेस्ट पेमेंट। जब भी हम लायबिलिटी के थ्रू या बोरोइंग के थ्रू पैसा हासिल करते हैं तो उस वक्त जो है हमें एक प्रॉमिस्ड एग्रीड अपॉन रेट के ऊपर हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर हम ये इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो हमारा क्रेडिटर जो है
वो हमें इसके लिए कोर्ट में केस कर सकता है और हमें वहां बुलवा सकते हैं कि जी आप इंटरेस्ट पे क्यों नहीं कर रहे हैं। और इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट के ऊपर बेस नहीं कर रहा होता। इस बात का मतलब ये है कि अगर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगा, उस सूरत में भी उनको डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। और अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, लॉस में होता है, ऐसी सूरत में भी उनको जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट लाजमन करना है। कोई ऐसी सूरत मुमकिन नहीं है कि आपने लॉस इनकर किया है तो आप जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेंगे। अगर आप बैलेंस शीट, आपने इनकम स्टेटमेंट देख रखी है, तो आपको ये मालूम होगा कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले हम इंटरेस्ट को डिडक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो हमारी प्रॉफिट की होती है। तो इस बात का मतलब ये है कि डेट के ऊपर जो कॉस्ट आपको पे करना है वो आपको हर हाल में पे करनी है, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप अपना कोई सा भी एसेट सेल कीजिए, कहीं से भी पैसा लेकर आइए, लेकिन आपने अपने क्रेडिटर को इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अब ये वाली बात जो है ये एक पॉइंट है, और उससे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट या उससे थोड़ा सा जो है वो मैच ना करती हुई बात थोड़ी देर पहले मैंने ये कही थी कि डेट फाइनेंसिंग जो है वो लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू इक्विटी फाइनेंसिंग। अब डेट फाइनेंसिंग की कॉस्ट तो हमें नजर आ गई कि हम इंटरेस्ट पे करते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर तो हम कोई कॉस्ट पे नहीं करते। ओनर कभी भी ये नहीं कहता कि जी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बज़ाहिर हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं देखी है। तो फिर इक्विटी फाइनेंसिंग के कॉस्ट क्या होगी, इस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ जो है मैं प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक को एक्सप्लेन कर दूं, इसके फीचर्स। प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो हाइब्रिड स्टॉक भी कहलाता है। हाइब्रिड से मेरी मुराद ये है कि इसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो डेट फाइनेंसिंग के हैं और कुछ फीचर जो है वो कॉमन स्टॉक के इक्विटी फाइनेंसिंग के हैं। डेट फाइनेंसिंग का फीचर क्या है? डेट फाइनेंसिंग का फीचर ये है कि इस प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर हम जो है वो फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं। जो इनकम दी जाएगी शेयर होल्डर्स को वो फिक्स होगी। जब ये शेयर्स इशू किए जाते हैं उस वक्त इन शेयर्स के खरीदने वालों को, इन्वेस्टर्स को ये बताया जाता है, इस शेयर के ऊपर प्रिंटेड होता है वो, कि शेयर के ऊपर हर साल जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो हम आपको प्रॉफिट में से इतने रुपए कैश फॉर्म में पे करेंगे। 100 रुपए का अगर प्रेफर्ड स्टॉक है तो कंपनी ये कह देती है कि जी हम 5% देंगे। इट मीन्स कि हर साल अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो इन्वेस्टर को 5 रुपीज एज अ प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है या कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, दोनों सूरतों में ये डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसमें कमी या इजाफा नहीं होगा और कंपनी ये डिविडेंड जो है वो हर साल पे करेगी। अगर कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है और किसी भी वजह से, कैश शॉर्टेज की वजह से या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है और कंपनी को अपने प्रॉफिट जो है वो उस इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने हैं, वहां लगाने हैं, और उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इस साल डिविडेंड दे सके, तो ऐसी सूरत में वो डिविडेंड जो है वो कंपनी के ऊपर ड्यू रहेगा। और नेक्स्ट ईयर जब कैश सरप्लस होगा, कंपनी की जो है वो कैश पोजीशन बेहतर होगी, तो कंपनी को 2 साल का डिविडेंड पे करना पड़ेगा, यानी 5 रुपए जो है वो पिछले साल के और 5 रुपए करंट ईयर के। तो फिक्स डिविडेंड जो है वो अब कंपनी को प्रॉफिट होने की सूरत में हर हाल में पे करना है प्रेफर्ड शेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट फीचर प्रेफर्ड स्टॉक का प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ डिविडेंड पेमेंट एंड लिक्विडेशन है। इसका मतलब ये है कि जब डिविडेंड पेमेंट का टाइम आता है, कंपनी की इनकम जो है उसमें से पहले डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक को दिया जाता है और उसके बाद अगर अमाउंट बच जाए तो उसमें से कॉमन स्टॉक को डिविडेंड दिया जाता है। इसी तरह से अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, उसके एसेट्स जो है वो ऑक्शन के जरिए से सेल हो रहे हैं और पेमेंट्स दी जा रही हैं,
तो उसमें सबसे पहले जो है वो क्रेडिटर्स की पेमेंट की जाती है, उनका इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं, उसके साथ साथ उनके प्रिंसिपल अमाउंट्स पे किए जाते हैं। उनकी तमाम पेमेंट्स क्लियर करने के बाद जो रेजिजुअल अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, उसमें से ओनर्स में, प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक होल्डर्स में प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, उनकी पेमेंट पहले क्लियर की जाती है, 10 कॉमन स्टॉक होल्डर्स का नंबर आता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज वोटिंग राइट। ये वाली चीज जो है ये प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास नहीं है। वोटिंग राइट से मुराद ये है कि कंपनीज जो है वो हर साल वंस इन ईयर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करती हैं, जिसमें शेयर होल्डर से ये कहा जाता है कि वो आए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स को इलेक्ट करें। अब ये इलेक्ट करने के जो राइट है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास है, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास नहीं है, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं कर सकते। ये फीचर्स हैं कुछ प्रेफर्ड स्टॉक के। अब हम बात करेंगे कॉमन स्टॉक के फीचर्स की। ये इक्विटी स्टॉक है, इसका डिविडेंड जो है वो वेरिएबल होता है, यानी अगर इनकम हाई है तो ये हाई डिविडेंड होगा, इनकम लो है तो लो डिविडेंड होगा। बट यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है वो बहुत हाई इनकम उसकी किसी साल हुई हो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करें कि कॉमन स्टॉक को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। प्रेफर्ड स्टॉक के केस में ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो डिविडेंड पेमेंट होगी, लेकिन कॉमन स्टॉक के केस में ये मुमकिन है कि कंपनी के पास बहुत अच्छी नेट इनकम आए लेकिन उसके बावजूद वो कोई डिविडेंड पे ना करे, तो ऐसी सूरत में कॉमन स्टॉक जो है वो डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिस्क्रिप्शन पे है कि डिविडेंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इनकम का होना, देने के लिए इनकम का होना जरूरी है, लेकिन इनकम का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन इनकम का होना जो है वो श्योर कराता है कि प्रेफर्ड स्टॉक को डिविडेंड दिया जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड पेमेंट ऑफ प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक। अब कॉमन स्टॉक जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक के बाद उनको डिविडेंड मिलता है और लिक्विडेशन पेमेंट्स भी उनके बाद मिलती हैं, और इनके पास जो है कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कुछ फीचर्स थे जो हमने डिस्कस किए डेट फाइनेंसिंग के, इक्विटी के अंदर प्रेफर्ड और कॉमन के। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने पैसे की, और तीन ऑप्शंस आपके पास हैं, डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक, आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो है वो डेट फाइनेंसिंग के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 10% मिल रही है, प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर जो प्रॉमिस्ड डिविडेंड है वो भी 10% है, और ऑन एवरेज कंपनी कॉमन स्टॉक के ऊपर भी 10% ही देती है, तो ऐसी सूरत में आप इन्वेस्टमेंट कौन से सेट पे करेंगे? डेट में करेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक में करेंगे, या कॉमन स्टॉक में करेंगे? रिमेंबर हेयर कि डेट फाइनेंसिंग में आपको आपकी जो रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे वो श्योर है, वो इनकम का जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, प्रॉफिट हो या ना हो आपको आपके पैसे मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जाती है तो सबसे पहले जिनके क्लेम्स क्लियर होंगे वो ग्रुप क्रेडिटर्स का होगा, उसके बाद फिर जो है प्रेफर्ड स्टॉक का नंबर आता है। इसलिए आज से आप देख सकते हैं कि क्रेडिटर जो है वो सबसे कम रिस्क में है, सबसे प्रायोरिटी उनके क्लेम्स को दी जाती है, उनके क्लेम्स के बाद फिर नंबर आता है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का। इनको अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी, तो इनको लाजमन डिविडेंड दिया जाएगा, डिविडेंड का अमाउंट पहले इनको दिया जाएगा, पैसे बचेंगे तो कॉमन को देंगे। लिक्विडेशन के टाइम पर भी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर कॉमन स्टॉक। क्रेडिटर्स को इन पर
फौकियत दी जाएगी और इनको कॉमन स्टॉक के ऊपर फौकियत दी जाएगी, तो इस लिहाज से ये दरमियान में लाया करते हैं। और सबसे कम कह ले जो रिस्की, उसमें सबसे कम जो प्रायोरिटी मिलती है या सबसे ज्यादा जो रिस्क ले रहे हैं वो कॉमन स्टॉक ले रहे हैं। इनको डिविडेंड भी सबसे आखिर में मिलेगा। इनका डिविडेंड कंफर्म्ड भी नहीं है कि अगर प्रॉफिट है तो लाजमी डिविडेंड मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर अलाउ करेंगे, अगर डिसाइड करेंगे, तब इनको डिविडेंड मिलेगा, वरना हाई इनकम के बावजूद जीरो डिविडेंड कैश पेमेंट होगी। लिक्विडेशन के टाइम पर भी इनका नंबर सबसे आखिर में आएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी जो है वो क्या होगी। तो अगर तीनों ऑप्शंस जो हैं वो सेम रिटर्न दे रहे हैं तो फिर डेफिनेटली जो है वो आप प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक के ऊपर डेट फाइनेंसिंग को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए सबसे कम रिस्क है। सो एट 10% all investors will be investing their money in debt. Now, in order to make preferred stock attractive, in order to make investors buy this preferred stock, हम 10% के ऊपर अगर हमारा डेट फाइनेंसिंग जो है वो 10% दे रही है और प्रेफर्ड भी 10% दे रहा है, तो हम जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक को सेल नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू मेक इट अट्रैक्टिव हमें जो है वो इसके रेट को बढ़ाना पड़ेगा। लेट्स मेक इट 12। अब जो हमारी डेट फाइनेंसिंग है वो 10% दे रही है, हमारा प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो 12% दे रहा है। तो इन्वेस्टर ये सोचेंगे तो हम डेट के मुकाबले में लिटिल बिट मोर रिटर्न हमें मिल रहा है। रिस्क तो है, हम जो है वो क्रेडिटर्स के बाद रैंक कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है। सो दिस विल मेक प्रेफर्ड स्टॉक अट्रैक्टिव और इन्वेस्टर जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक की तरफ जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट कि डेट अगर हम क्रेडिटर के थ्रू अगर हम पैसा रेस कर रहे हैं तो हमें वो 10% पे दे रहा है, लेकिन अगर हम प्रेफर्ड स्टॉक के थ्रू पैसा जो है वो रेस करना चाहते हैं, फाइनेंसिंग हासिल करना चाहते हैं, तो वो हमें सेम रेट पर नहीं मिलेगी। वी हैव टू ऑफर मोर मनी एज कंपेयर टू डेट फाइनेंसिंग, फिर जाके हमें ये प्रेफर्ड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिसीव होगी। अगेन कॉमन स्टॉक को अगर हम जो है वो 10 से 12% भी कर देते हैं, स्टिल कॉमन स्टॉक वोंट बी सोल्ड। इन्वेस्टर जो है वो कॉमन स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कॉमन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें जो है वो इस रेट को और बढ़ाना पड़ेगा। हमें 12 के बजाय इसको 14 अगर ऑफर करते हैं हम, तब इन्वेस्टर जो है वो इस इन्वेस्टमेंट के अंदर, इस स्टॉक के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड होंगे। तो we will be able to sell. Now you can see that कि अगर हम क्रेडिटर से पैसा लेते हैं तो we are going to get it at 10%, प्रेफर्ड से 12 एंड कॉमन से 14। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि डेट फाइनेंसिंग जो है वो इक्विटी फाइनेंसिंग के मुकाबले में चीपर फाइनेंसिंग है, लेस कॉस्ट पे करना पड़ती है अगर हम क्रेडिटर से पैसा रेस करते हैं। तो अगर हमें प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक से पैसा रेस करना है, फाइनेंसिंग हासिल करनी है, तो वी हैव टू पे मोर एज अ कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है प्रेफर्ड डिविडेंड एंड कॉमन डिविडेंड जो है वो इक्विटी की फाइनेंसिंग कॉस्ट है, तो उसे हमें बहरहाल लाइबिलिटी फाइनेंसिंग कॉस्ट से ज्यादा रखना पड़ेगा, वरना हमारी इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इस सूरत हाल में फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो ये देखते हैं कि हमें कहाँ से लेना। सो डेट फाइनेंसिंग चीपर है तो प्रायोरिटी यहाँ पर होगी, लेकिन एक बात यहाँ पे जहन में रखिएगा कि कॉस्ट कम है लायबिलिटी फाइनेंसिंग में, बट लायबिलिटी फाइनेंसिंग के साथ या डेट फाइनेंसिंग के साथ जो है वो रिस्क एसोसिएटेड है। प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक के अंदर, इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर कोई ड्यू डेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ये पैसा 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आपको वापस करना है, ऐसा कतई नहीं है। वंस
इक्विटी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हो जाती है तो वो फॉर एवर अज्यूम की जाती है कि जब तक बिजनेस एग्जिस्ट करेगा तब तक ये पैसा जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रहेगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम लायबिलिटी फाइनेंसिंग को देखते हैं तो लायबिलिटी फाइनेंसिंग जो है उसकी एक ड्यू डेट होती है, 2 4 5 20 साल के बाद हमें वो पैसा वापस करना होता है। अगर हम ये पैसा वापस नहीं कर सकते हैं तो हमारा क्रेडिटर जो है वो हमारे एसेट्स को सेल करवा के और अपना पैसा रिकवर करेंगे बैंकरप्सी के प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पर डेट फाइनेंसिंग में ये रिस्क है कि अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं की या आपने प्रिंसिपल पेमेंट टाइम पर नहीं दी तो आपका बिजनेस वाइंड अप हो सकता है। जबकि ऐसा कोई रिस्क प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक के अंदर नहीं है। अगर आपने अर्निंग की और आपने प्रेफर्ड डिविडेंड दे दिया, ठीक है, अगर आप किसी वजह से नहीं दे सके तो वो जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो आपके ऊपर ड्यू जरूर होगा, लेकिन आपके प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर जो है वो कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि जी इन्होंने हमें प्रेफर्ड डिविडेंड नहीं दिया है तो आप जो है वो इनका बिजनेस वाइंड अप करवाइए, इनके एसेट्स को सेल करवाइए और हमें फटाफट हमारा डिविडेंड दिलवाइए। ऐसा मामला कतई नहीं होगा। 1 साल अगर कंपनी इनकम होने के बावजूद डिविडेंड नहीं देती है तो वो डिविडेंड ड्यू जरूर होगा, लेकिन उसकी पेमेंट के लिए जो है वो कंपनी को कोर्ट के थ्रू फोर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट ईयर जब कंपनी के पास सरप्लस कैश होता है तो उस वक्त वो डिविडेंड पे कर सकती है। कॉमन स्टॉक होल्डर बेचारे सबसे मजलूम है, उनको अगर इनकम है तब भी वो जो है बाउंड, उनको डिविडेंड देने के लिए कंपनी बाउंड नहीं है। अगर डिविडेंड दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, कॉमन स्टॉक खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं दिया तो वो क्लेम भी नहीं कर सकते, वो जो है डिमांड भी नहीं कर सकते, उनका डिविडेंड जमा भी नहीं होगा कि पिछले साल का नेक्स्ट ईयर दे दिया जाए। तो बिल्कुल भी रिस्क की कोई बात नहीं है। तो प्रेफर्ड स्टॉक इन कॉमन स्टॉक जो है उनके लिए कंपनी को फाइनेंसिंग कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ती है, लेकिन ये लेस रिस्की फाइनेंसिंग है। नाउ फाइनेंशियल मैनेजर या कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, अब वो वे करेंगे कि हमें जो है वो कॉस्ट एफिशिएंसी की तरफ जाना है, हमें उस फाइनेंसिंग को ऊपर ज्यादा रिलायंस करना है जिसकी कॉस्ट कम है, या हमें उस फाइनेंसिंग के ऊपर रिलायंस करना है जिसका रिस्क कम है। कॉस्ट और रिस्क के दरमियान में वे करेंगे और इसका एक कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा कि जी कितना हम लायबिलिटी के थ्रू लें, कितना हम प्रेफर्ड स्टॉक के थ्रू लें और कितना हम कॉमन स्टॉक के थ्रू फाइनेंसिंग हासिल करें, और इनके कॉम्बिनेशन से फिर जो है हमारी बैलेंस शीट की फाइनेंसिंग साइड डिजाइन होगी। जो कंपनीज वेल एस्टेब्लिश हैं, जिस तरह इन्वेस्टमेंट डिस्कस करते हुए हमने बात की थी, वो कंपनीज जो वेल एस्टेब्लिश हैं, जिनकी गुडविल स्ट्रॉन्ग है, वो कंपनीज जो है डेट फाइनेंसिंग के ऊपर ज्यादा रिलायंस कर सकती हैं। अनसीन सिचुएशन, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, कैश शॉर्टेज की सूरत में उनके पास बैकअप प्लान होगा, वो किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बोरो करके अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन वो कंपनीज जिनकी गुडविल अच्छी नहीं है वो डेट फाइनेंसिंग के मुकाबले में इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर ज्यादा रिलाय करेंगी, वो रिस्क लेने के बजाय कॉस्ट को बढ़ाना प्रेफर करेंगी ताकि उनके बिजनेस का सर्वाइवल रहे, उनका बिजनेस जो है वो बाकी रहे, चलता रहे, रादर देन के बैंकरप्सी की तरफ चले। This was the financing decision. Hopefully you would have understood it. Thank you very much for your attention and listening attentively. Take care. Allah Hafiz.